देखा जाए, यहाँ से हम लोग को देखना है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। देखा जाए, फिनॉल के ऑक्सीडेशन के लिए जनरली हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पे पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल का यूज किया जाता है। हम लोग को लिख देता है सिर्फ फिनॉल, लेकिन एक्चुअली फिनॉल नहीं यूज किया जाता है, यूज किया जाता है पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि फॉर दिस रिएक्शन, ओ सॉरी हिंदी मीडियम है। देखा जाए, इस अभिक्रिया के लिए पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया के लिए पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल आप समझते हो अच्छे तरीके से। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर हो गया आपका एक OH और यहाँ पर आपका ये हो गया एक OH, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर देखें हम लोग तो ये 1 2 3 4, नहीं तो हम लोग इसको बोलने के लिए बोल देते हैं क्या, पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल, ध्यान रखना है। तो ये आपका पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल हम इसको मान के चल रहे हैं, पारा हाइड्रोक्सी पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी का ऑक्सीडेशन हम लोग करना है। ठीक है, इसी का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो कुछ होता नहीं है, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल जो है, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कीजिएगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो आपका बनता है पारा बेंजोक्यूनिनॉन। ये कंपाउंड बनता है। नहीं, इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, पारा बेंजोक्यूनिनॉन। क्या कहते हैं इसको, पारा बेंजोक्यूनिनॉन, ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, कितना समझा जाएगा क्या, थोड़ा बहुत समझते समझते कितना समझते चलेंगे, देखा जाए। देखा जाए, हम लोग फिनॉल के बारे में देखते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिनॉल एक प्रकार का क्या है, एसिड है। हम लोग को पढ़ाया गया कि फिनॉल जो है वो क्या है, एसिड है। तो अगर ये एसिड है तो एसिड जो होता है उसका टेंडेंसी होता है H+ प्रदान करने का, H+ प्रदान करता है, एसिड जो होता है वो H+ प्रदान करता है, ऐसा बात बोला जाता है, ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग ये जो कंपाउंड लिए हुए हैं, नहीं इसको अगर हम लोग हीट सप्लाई करें या वाटर में डाल दें, ध्यान रखना है, H2O में ही डाल दें, ठीक है, तो ये H+ इसका निकल जाएगा और ये बदल जाएगा कुछ इस तरह से। बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर पानी कैसे काम करेगा, बेस की तरह, पानी को हम क्या मान ले रहे हैं, बेस, और ये क्या है, एसिड। नहीं तो बेस क्या करता है, H+ को खींचता है, नहीं तो अगर ये H+ को खींचेगा तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएगा, तो ये बारी बारी से एक स्टेप में होगा, पहले एक H+ निकलेगा, O- आएगा, फिर एक H+ निकलेगा, फिर इस पे O- आएगा, हम दोनों को एक ही बार निकाल दिए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या किए, H2O डाले और कितना H+ निकाल दिए,
2 OH+ निकाल दिए, तो यहाँ से हम लोग का ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान समझो, हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन O- दिख रहा है, O- दिख रहा है, नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पर हीट सप्लाई करेंगे। हीट नहीं तो अगर हीट सप्लाई करेंगे, या हम लोग कहें कि जनरली कहा जाए तो O- के लिए हम लोग यहाँ पर आयनन ऊर्जा सप्लाई करेंगे। क्या सप्लाई करेंगे? आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या करता है? नहीं, कोई भी गैसीय परमाणु है उसके बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोगों को देखा जाए तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल, कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन को ध्यान दो कि ऑक्सीजन जो हुआ तुम्हारा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बच गया? O। और यहाँ भी क्या बच गया? O। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए? निकाल दिए। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, जैसे ऑक्सीजन जो होता है ये उदासीन होता है, नहीं, इसका कॉन्फ़िगरेशन शायद ऐसा आप लिखते हो 2s2 2p4, 2s के लिए 1 डब्बा और p के लिए 3 डब्बा, इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 और 1 4। ये ऑक्सीजन अभी क्या है? उदासीन है। तो उदासीन ऑक्सीजन के पास और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कय गो? 2 गो। तो बॉन्ड कय गो? 2 गो। दिक्कत है? नहीं, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो उदासीन है कि नहीं है? है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना के जोड़ा हो गया। नहीं, अभी इस ऑक्सीजन के पास एक और जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? बचा हुआ है। चलो, इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन जो था वो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हो गया, लेकिन इसके पास भी अभी एक और जोड़ा बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? बचा हुआ है। तो इस ऑक्सीजन के पास एक और जोड़ा बचा हुआ है, इसके पास एक और जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एटम अपने ऊपर और जोड़ा इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? नहीं रखना चाहता है। ध्यान रखना है, हर एक चीज चाहती है कि मेरी अजोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? जोड़ा हो जाए। अगर अजोड़ा इलेक्ट्रॉन जोड़ा हो जाए तो एटम क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ध्यान रखना है। तो ये जोड़ा करने के लिए क्या करेगा? इससे जुड़े हुए कार्बन है तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, हाफ एरो से दिखाना है, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा? ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसके साथ कंबाइन कर लेगा। ध्यान रखना है। तो जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन करेगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेगा। ध्यान रखना है। सेम कहानी यहाँ पर आ जाओ, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बीच में प्रवाह कराएगा, तो ये कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन मिलके इसके साथ कंबाइन कर लेगा। नहीं, और ये कार्बन जो था वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेगा कि नहीं ले लेगा? बोलो, इतना में दिक्कत है? नहीं। अब क्या होगा, यहां से थोड़ा समझो। यहां से अगर देखें तो कहानी कुछ ऐसी हो गई। यहां आ गया रिंग इस तरह से, यहां कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया और यहां भी कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, यहां पर एक डबल बॉन्ड पहले से था, डाल दिए। यहां पर जो कार्बन है इसके पास एक अनपेयर्ड आ गया, इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड आ गया। नहीं, तो ये कार्बन अपना अनपेयर्ड और ये कार्बन अपना अनपेयर्ड मिलके एक और बॉन्ड बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो अगर ये बनाएं तो देखो तो ये हो जाएगा हम लोग का रिंग, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड O। नहीं, तो मोटा मोटी बन गया पारा बेंजो क्यूनिनॉन। बस समझ में आ रहा है? तो पारा बेंजो क्यूनिनॉन जो है वो कुछ इस तरह से हम लोग का बनाया जाता है। ध्यान रखना है। परेशानी है किसी को? आगे बढ़े? चलिए, तो इस तरह से फिनॉल का केमिकल रिएक्शन हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, उसको देखा जाए। देखा जाए तो फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे हैं, समझा जाए। अगर फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्बिलिटी, यही टॉपिक ही आता है, ध्यान रखना है। नहीं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
सबसे पहले आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। नहीं, या हम लोग जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। ध्यान रखना है, ठीक है। या हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर मास हम समझते हैं ना भाई, आणविक भार, आणविक द्रव्यमान जिसको आप बोलते हैं, और द्रव्यमान, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये हम लोग का अंतरा आणविक आकर्षण बल। ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो बहुत सिंपल सा चीज है, जिसका मास ज्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं, अपने समझ में आ जाएगा। देखा जाए, जैसे मान लो हम लोग का यहाँ से बेंजीन रिंग दे दिया गया और इस पर OH लगा दिया गया, ये हो गया आपका फिनॉल। यहाँ पर आपका दे दिया गया बेंजीन रिंग, यहाँ पर दे दिया गया OH और यहाँ पर दे दिया गया CH3। और इन दोनों में बोल रहा है किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसका होगा? है, पहले वाले ज्यादा होगा और दूसरे वाले कम होगा, ऐसा का है? इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। बेंजीन इसमें भी, बेंजीन इसमें भी, OH इसमें भी, OH इसमें भी, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया? इसका मास क्या है? ज्यादा है। इसमें CH3 नहीं है, नहीं, तो इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा। नहीं, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कीजिएगा तो किसका आएगा? सेकेंड का और फर्स्ट का कम होगा। ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का मास पे डिपेंड करता है। साथ साथ इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। नहीं, इसमें एक कार्बन वाला चेन बढ़ गया तो ये भी तो कुछ सरफेस एरिया कंटेन करेगा। नहीं, इसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दूसरा बात ध्यान दें, दूसरे क्वेश्चन को देखें। हम लोगों का ऐसे रिंग दे दिया गया, बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर दे दिया गया OH और यहाँ पर दे दिया गया CH3 और यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग दिया गया, यहाँ पर दिया गया OH और यहाँ पर दिया गया CH3। अब इन दोनों में कंपेयर करने के लिए कहा है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। नहीं, अब इसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और किसका कम। दोनों का मास सेम है, इसमें भी बेंजीन, इसमें भी बेंजीन, इसमें भी OH, इसमें भी OH, इसमें भी CH3, इसमें भी CH3। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम की बराबर? ज्यादा के पक्ष में कितना लोग हैं? किसका पहला का ज्यादा कि दूसरा का ज्यादा? पहिलका का ज्यादा और दूसरा का कम, इसके पक्ष में कितना लोग हैं? बहुत लोग हैं। अच्छा, दूसरा का ज्यादा होगा, पहला का कम होगा। चलिए, इसमें दूसरा का ही ज्यादा होगा, पहला का कम होगा। नहीं, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। कभी भी पारा वाले कंपाउंड जो होते हैं इनका क्लोज पैकिंग ज्यादा अच्छा होता है। जैसे ये आपका पारा है, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे हम लोग ये पारा वाला लिख रहे हैं, ध्यान ध्यान दो। इन दोनों को चिपकाना आसान है। इनका ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा, अगर ये नजदीक आएंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इनके बीच में वंडर वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा मॉलिक्यूल 2 लिखते हो, ऐसा वाला,
तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपस में उतने अच्छे तरह से क्लोजली पैक नहीं होंगे। होंगे क्या? नहीं। जितना अच्छा से आप इनको चिपका सकते हो, क्या उतना अच्छा से इनको चिपका सकते हो? नहीं। ये CH3 बाधा उत्पन्न करेगा। बात समझ में? CH3 जो है बाधा उत्पन्न करेगा। नहीं। आप अगर करोगे अच्छा सर ऐसा कीजिए कि इसको इधर से चिपका दीजिए। नहीं। फिर भी हम लोगों का एक मॉलिक्यूल नहीं ना हम चेक करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल को हटाना है। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल चिपकाएंगे तो इसका चिपकाव सही तरीके से होगा, इसका चिपकाव सही तरीके से नहीं होगा। ये ज्यादा निविड संकुलित होंगे, ये कम निविड संकुलित होंगे। नहीं। इनके बीच में ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा, इनका कम सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा। इनके बीच में भंडर वाला कर्षण बल ज्यादा लगेगा, इनके बीच में भंडर वाला कर्षण बल कम लगेगा। इनका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा, इनका गलनांक क्वथनांक कम होगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना था। कभी भी पारा वाला अगर आए तो पारा वाले का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इस केस में अगर मेल्टिंग पॉइंट कोई कंपेयर करने के लिए कहेगा तो क्या होगा? सेकंड का ज्यादा और फर्स्ट का कम। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। जैसे यहां से हम ले लिए बेंजीन रिंग और इस पर ले लिए OH, यहां पर ले लिए बेंजीन रिंग और इस पर ले लिए Cl। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमको मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसमें ही बेंजीन, इसमें ही बेंजीन। बेंजीन तो कॉमन है, अलग क्या है? तो इसमें OH है और इसमें क्या है? क्लोरीन। अगर मास पर देखते तो इसका मास 16 और 1 17 और इसका मास 35.5। बताइए किसका ज्यादा? सेकेंड का ज्यादा होगा, फर्स्ट का कम होगा। गलत है। फिर से फर्स्ट का ज्यादा होगा और सेकेंड का कम होगा, ध्यान रखना है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट का ज्यादा होगा और सेकेंड का क्या होगा? कम होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। अगर हम फिनॉल को लेते हैं, एक OH ले लें, फिर यहाँ से हम एक और बेंजीन ले लें और एक और OH ले लें, नहीं तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना है। नहीं तो एक फिनॉल और दूसरे फिनॉल के बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। लेकिन क्या अगर आप दो क्लोरोबेंजीन लेते हो, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन और ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, तो क्या इस क्लोरोबेंजीन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नहीं। और यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस केस में इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है। इसके पहले हम जो एग्जांपल लिए थे उसमें हम जब भी कंपेयर कर रहे थे तो फिनॉल का फिनॉल से कंपेयर कर रहे थे। ये भी फिनॉल था, ये भी फिनॉल ही है। नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बनाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर दोनों, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर हम लोग कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं तो उस केस में क्या देखेंगे? मास देखेंगे। उस केस में क्या देखेंगे? मास देखेंगे। ये ध्यान रखना है। तो इसका मास ज्यादा, इसका मास कम। नहीं। हम लोग को इसमें देखना था तो इसमें भी OH था, इसमें भी OH था, तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नहीं। अब अगर ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तब कैसे चेक करेंगे भाई? तब देखेंगे भाई कि किसके क्लोजली पैक्ड, किसका सरफेस एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आता है। तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, इनका सरफेस एरिया कम कांटेक्ट में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, एक्चुअली यही ना मतलब है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। पानी को हम लोग खौलाते हैं, नहीं तो H2O जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाता है। ऐसा थोड़े ना है कि आप हीट करते हैं तो हाइड्रोजन छटक गया, ऑक्सीजन छटक गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, बस अवस्था बदल जाता है। जो जल अवस्था में H2O है वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। फॉर्मूला तो वही रहता है, जल अवस्था में H2O और वाष्प अवस्था में H2O। ठीक है। तो आप फिर में लग जाते हैं का, अच्छा इसको हीट करेंगे तो किसका टंगड़ी जल्दी टूटेगा? नहीं। आप लोग उसके फेर में लग जाते हैं कि इसका कौन जल्दी टूटेगा, जौन जल्दी पल टूटेगा ना उसका गलनांक क्वथनांक कम। नहीं तो हमको वो नहीं देखना है। जब भी कोई गलनांक क्वथनांक पूछता है तो एक मॉलिक्यूल का 2-3 को बना दो, एक ही मॉलिक्यूल का 2 को बना दो और चेक करो कि इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा कि इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। देखने से ही लग जाएगा कि इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या है? कम है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? चलिए तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो समझ में आया कि फिनॉल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए फिनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नहीं। हम लोग ध्यान रखना है फिनॉल की कंपेयर
अगर हम हेलोएरिन से करेंगे, ये क्या है, हेलोएरिन। नहीं तो अगर फिनॉल का कंपैरिजन अगर हम लोग हेलोएरिन से करते हैं तो फिनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, हेलोएरिन से। नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और हेलोएरिन इनको कहते हैं हेलोएरिन, हेलोबेंजीन। बस में है, तो इस बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं, एरीन भी कहते हैं। बेंजीन क्या कहते हैं, एरीन। तो हेलोएरिन जो होते हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऐसा दे दे, इसको भी आप समझ ही रहे हो, बेंजीन दे दे। नहीं, और यहाँ पर आपको बेंजीन दे दे, और यहाँ पर आपको मान लो ऐसे ही कुछ दे दिया, CH2CH3 दे दिया। ठीक है, अब किसका होगा, फर्स्ट का ज़्यादा होगा, सेकेंड का कम होगा, ध्यान रखना है। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वाले का क्या होगा, फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा और सेकेंड वाले का कम होगा। काहे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नहीं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग बड़ा बोलते रहते हैं, बुझाता है ना आप लोग को। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन एक बहुत ज्यादा विद्युतनात्मक तत्व से लगा हुआ हो। नहीं तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है वो किससे लगा है, ऑक्सीजन के साथ। नहीं तो हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता कम है और ऑक्सीजन की विद्युतनात्मकता ज्यादा है। नहीं तभी हाइड्रोजन बॉन्ड एक अणु दूसरे अणु से बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है, तब ना फिर दूसरे से अट्रैक्शन शो करेगा। नहीं, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता क्या है, समान है, तो समान है तो क्या यहाँ पर प्लस माइनस उत्पन्न होगा, नहीं होगा। तो प्लस माइनस उत्पन्न नहीं होगा तो क्या अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है। नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नॉन पोलर वाले होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। नहीं, आप लोग पोलर है कि नॉन पोलर, बहुत इसमें नॉन पोलर भी है। नहीं, इसको पढ़ाई से कोई रिएक्टिविटी नहीं है, बात समझ में आ रहा है। और बहुत ऐसे पोलर भी हैं जिनको पढ़ाई के प्रति रिएक्टिविटी है, पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन है। तो जिनको पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन है वो लोग रिएक्टिव नेचर के हैं। नहीं, और जिनको पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, जिनको पढ़ाई बोझ लगता है, वो क्या है, नॉन पोलर, अनरिएक्टिव नेचर के हैं। दिक्कत है, चलिए ध्यान दीजिए, पोलराइज रहने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आ रहा है, अपने को भी पोलराइज रखिए। और बुक जो है ना वो दोनों नेचर शो करता है, पता है कि नहीं, बुक पोलर नेचर भी शो करता है और नॉन पोलर नेचर भी शो करता है। बस में आ रहा है, आपको उसको पोलराइज करना पड़ता है। आप उसको पोलराइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा ना तो वो खुश रहेगा, नहीं आपके प्रति अट्रैक्शन शो करेगा। बस में आ रहा है, ठीक है। अब आप ही नॉन पोलर हो जाइएगा तो वो भी नॉन पोलर होने लगेगा, तो आपको फिर ये कॉन्सेप्ट लेकिन ये लागू नहीं होता है कि समान आप तो पढ़ाए हैं सर, समान समान में घुलाता है। नहीं, तो सर हम भी नॉन पोलर रहते, बुक को नॉन पोलर होता है, फिर हम दोनों दूसरे को मिल जाते। नहीं तो बुक वाले केस में होता है समान समान को नहीं घुलाता है, नॉन पोलर यहाँ नॉन पोलर को नहीं घुलाता है, यहाँ पोलर ही पोलर को बस घुलाएगा, ध्यान रखना है। तो रेगुलर चार्ज रही है, देखा जाए, ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखें, अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद तो हम लोग का इसमें आता है एक चीज और, इसको तो आप समझते ही हो, जैसे फिनॉल दे दिया गया और हम लोगों का यहाँ पर कोई OH दे दे, चलो इसमें 2 OH दे दिए और इसमें हम लोगों का एक ही OH दिया गया। अब किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। एक तो मास ज़्यादा है और साथ साथ इसमें पोलर पार्ट कितना है, 2, तो ये इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऊपर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नहीं तो इस कारण से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये भी आप समझ रहे हैं कि अगर इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो इस केस में फर्स्ट का ज़्यादा और सेकंड का कम। एक ये पॉइंट आता है। एक हम लोग का अब लास्ट आता है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, जल में विलयता। ध्यान रखना है। तो जल में विलयता की बात करें तो फिनॉल जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, क्योंकि इसमें एक पोर्शन तो पोलर है, ये आपका फिनॉल हो गया, बेंजीन पर ये आ गया OH, इस पर क्या चार्ज है, निगेटिव, इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये पोर्शन तो पोलर है,
नहीं, और पानी तो टोटली पोलर होता है, OH। तो इस पर देखो निगेटिव है, इस पर क्या है पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ कि नहीं, होगा। यहाँ देखो निगेटिव है, तो इस पार्ट को कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस पर पॉजिटिव चार्ज इसको आकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो पानी के मॉलिक्यूल जो हैं, पानी के मॉलिक्यूल वो क्या कर रहे हैं, फिनॉल के OH वाले भाग को आकर्षित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों का आकर्षण है किसी भी पोर्शन से, तो इसका मतलब सॉल्युबल होगा, ध्यान रखना है। हाँ, पानी में ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन इनसॉल्युबल होता है, नहीं, बेंजीन वाला पोर्शन जो है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। लेकिन OH वाला पोर्शन रहने के कारण ही फिनॉल क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। तो कोई पूछता है कि फिनॉल वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, तो है। क्यों है, क्योंकि फिनॉल में OH वाला भाग वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए फिनॉल जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है, बोल सकते हैं, ठीक है। फिनॉल ज्यादा सॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल है, ठीक है। अगर सिंपली आपको कोई अल्कोहल दे दिया CH3OH, नहीं, और कोई फिनॉल दे दिया आपको, ठीक है, इस तरह से। अब इनमें कोई बोल दिया कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो क्या होगा, अगर ये फर्स्ट है और सेकंड है, कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, फर्स्ट ज्यादा होगा, बहुत कॉमन बात है। और सेकंड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें जो नॉन पोलर पार्ट है वो छोटा है, इसमें जो नॉन पोलर पार्ट है वो क्या है, बड़ा है। तो जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। परेशानी है, नहीं, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन वाला भाग बड़ा है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन वाला भाग छोटा है, तो ये पोर्शन नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर पार्ट को पानी पसंद नहीं करता है, नहीं, तो ये पार्ट जितना ही छोटा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। अब ये सब बिहार बोर्ड का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, देखिएगा आप, ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, सब्जेक्टिव में भी आपको मिल जाएगा। बस में आ रहा है सॉल्युबिलिटी पे, क्वथनांक गलनांक पे, अम्लीय क्षमता पे, क्षारीय क्षमता पर, भास्मिकता पर, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भरा पड़ा है। बस में आ रहा है क्वथनांक पे, गलनांक पे, तो बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा, नहीं ज्यादा दिमाग लगाइएगा नहीं बनेगा, दोनों बात है। बात समझ में आ रहा है, तो सोच समझ के ही दिमाग लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका मास सेम है, नहीं, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं लगाइएगा तो काम घबरा जाएगा। तो बस थोड़ा सा केयर करिएगा ना, आसानी से बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन खोजते रह जाइएगा, गेस्ट पेपर में नहीं मिलेगा, नहीं, ये सब कॉमन सेंस से ही आपका बनेगा। अम्लीय क्षमता, क्षारीय क्षमता, क्वथनांक गलनांक और आपका विलयता, इस पे क्वेश्चन आपका रहता है। तो ये सब बहुत कॉमन सेंस से बनता है, आप थोड़ा समझते होंगे तो बना जाएंगे, ठीक है। नहीं तो पेज पलट के खोजते रहिए कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मिलवे नहीं करेगा, ठीक है। तो फिनॉल खत्म हो गया, ईथर, देखा जाए, समझिए ईथर के बारे में। ईथर देखें हम लोग, तो ईथर के बारे में सब लोग जानते हैं। अच्छा, इसका नोमेनक्लेचर वाला क्लास किए थे आप लोग, सब लोग किए हैं, अकेता लोग नहीं किए हैं, एक आदमी बस नहीं किए हैं, आप लोग भी नहीं किए हैं, कुछ और नहीं, उधर पीछे नहीं किए, गदहा सब, जो नहीं किया वो गदहा, बस में रहे अव्वल कैटेगरी का गदहा, ध्यान रखना है। ईथर देखो यहाँ पर बोला गया क्लास कर लेना है, तो क्लास कर लेना है बस। ये सब ऐसा टॉपिक है ना जिसे खाली क्लास कर लीजिएगा तो याद रहेगा, भूल नहीं सकते हैं इसको, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं कर रहे हैं लॉस होता है। अब देखिए ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप O है, नहीं, ध्यान रखना इधर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, O है। देखा जाए अगर इसका हम स्ट्रक्चर का बात करें, यानी संरचना का, तो उसके बारे में क्या ध्यान रखना है, देखो तो ROR डैश, समझो यहां पर R और R डैश बराबर हो भी सकते हैं, R और R डैश बराबर नहीं भी हो सकते हैं। अगर ये R और R डैश दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम रहता है, तो वैसे ईथर को सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, यानी सममित ईथर कहते हैं। और अगर दोनों बराबर नहीं हो तो इनको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, ध्यान रखना है। सिमेट्रिकल ईथर जो है इसको सिंपल ईथर भी कहा जाता है,
इसको सिंपल ईथर, इसको मिक्स्ड ईथर कहा जाता है, मिश्रित ईथर। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आर कभी भी एच के बराबर नहीं होगा, आर डैश भी कभी भी एच के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आर हो या आर डैश हो, ये जब भी होगा तो कोई कार्बन चेन ही होगा। नहीं, अब वो कार्बन चेन ओपन चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, साइक्लिक चेन भी हो सकता है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब ईथर की बारी आती है नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर, ईथर का नाम लिखना होता है, नहीं तो दो तरीके से नाम लिखता होता है। एक होता है कॉमन नेम, नहीं तो अगर कॉमन नेम लिखना है तो इसमें दो कंडीशन, अगर आर बराबर है आर डैश के तो उस केस में लिखा जाता है डाई अल्काइल ईथर। ध्यान रखना है। और अगर आर आर डैश के बराबर नहीं हो तो उस केस में अल्काइल अल्काइल ईथर लिखा जाता है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ये सब उस समय ही देख लेते, तो इस समय हम लोग का टाइम बचता, आज इथर भी कंप्लीट जाता। 15 मिनट का इथर है, ये है नहीं 15-20 मिनट का मतलब इथर है, ये है, उसमें कुछ है थोड़े ना। लेकिन अभी नहीं देखे हैं तो पढ़ाना पड़ता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, आर बराबर आर डैश तो क्या लिखेंगे, डाई अल्काइल ईथर। जैसे एग्जांपल ले लेते, देखो यहाँ पर CH3O CH3, मिथाइल मिथाइल तो डाई मिथाइल, ईथर बोलो, बोल सकते हैं। और अगर अनसिमेट्रिकल हो, CH3CH2O CH3, तो इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल को पहले बोलेंगे ताकि अल्फाबेट में पहले आता है, नहीं तो अल्फाबेटिकल रूल हमेशा याद रखना है, इथाइल मिथाइल ईथर। बोलिए, दिक्कत है? लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए, इसके बाद आता है IUPAC। IUPAC नेम जो होता है वो इसका होता है एक्स एल्कोक्सी एल्केन। एक्स एल्कोक्सी एल्केन क्या करना होता है समझ लीजिए। जैसे ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन को देखना है, ये कार्बन चेन छोटा है और ये कार्बन चेन बड़ा है, तो जो बड़ा कार्बन चेन है उसको एक तरफ घेर दीजिए, और जो पार्ट बच गया ऑक्सीजन के साथ उसको एक तरफ घेर दीजिए, दोनों को घेर दीजिए। नहीं, जो बड़ा कार्बन चेन है ऑक्सीजन को छोड़कर, ध्यान रखिए ऑक्सीजन को छोड़कर, ये पेरेंट चेन कहलाएगा, और जो पार्ट बच गया ऑक्सीजन लेकर वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में लिखना है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्कोक्सी के रूप में लिखना है। नहीं, यहाँ पर अल्क जो होता है ये कार्बन के संख्या को रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन तो मिथ, दो कार्बन तो ईथ। नहीं, ऑक्सी ईथर को रिप्रेजेंट करता है, तो अल्क चेंज हो सकता है, अल्क जो है ये चेंज होगा, कार्बन का संख्या जैसे चेंज होगा, जैसे कार्बन संख्या एक तो मिथ, दो तो ईथ, लेकिन ऑक्सी चेंज नहीं होगा। नहीं तो एक कार्बन तो मिथॉक्सी, दो तो इथॉक्सी, तीन तो प्रोपॉक्सी, नहीं बोल दीजिएगा। पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में, नहीं तो अल्केन एक कार्बन तो मीथेन, दो कार्बन तो इथेन, जानते हैं आप। अब इसका नाम हमको लिखना है, नहीं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके पोजीशन के साथ, देख रहे हैं एक्स मतलब पोजीशन, तो एक्स अल्कोक्सी अल्केन, तो इसको बोलेंगे 1 2, तो 1 पर है तो 1 पर रहे तो पोजीशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मिथॉक्सी, आइए इथेन, इसका नाम क्या होगा? बोलिए, नाम लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस तरह से IUPAC नेम लिखने में दिक्कत है नहीं। फॉर मोर डिटेल्स देखें वीडियो को इथर पे, नहीं उसमें पूरा प्रैक्टिस कराएगा, अभी 1 घंटा खाली इथरे पढ़ाया गया है, नामे लिखना, तो उसमें हर टाइप का दिया गया, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा हर टाइप का दिया गया है, तो उसको बनाइए, उसको देखिए एक बार, नहीं तो आपका हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए,
एक हम लोग का आता है 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, जिसको इपॉक्सी बोलते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, ठीक है, को क्या कहते हैं? इपॉक्सी कहते हैं, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया और इस तरह का दे दिया, तो ऐसा कंपाउंड जो है वो इपॉक्सी कहलाता है, ध्यान रखना है। ऐसे कंपाउंड का बस जनरली आईयूपीएसी नेम ही चर्चित होता है, कॉमन नेम उतना नहीं होता है। नहीं, इसका कॉमन नेम में से एक है ऑक्सीडेन, ध्यान रखना है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना हुआ तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। नहीं, तो आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका होता है एक्स कॉमा वाई इपॉक्सी एल्केन, एक्स कॉमा वाई इपॉक्सी एल्केन, ऐसे इसका नाम लिखा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इसका नाम लिखना हुआ तो 1 2, तो 1 2 तो क्या बोलेंगे? 1 2 इपॉक्सी, और 2 कार्बन है तो इथेन। अगर इसका नाम बोलना हुआ तो 1 2 इपॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथेन, इस तरह से। नहीं, जैसे मान लो ऐसा होता, ओ होता, यहाँ पर तुमको CH होता, यहाँ पर तुमको CH होता, नहीं इधर तुमको CH 1 2 3 एक ही बॉन्ड आएगा। यहाँ मान लो तुमको CH3 ही डाल दो, इधर तुमको आ जाता CH2 और CH3, इस तरह का। नहीं तो कैसे करेंगे? यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5, कहाँ पर आया? 2 3 पर, तो क्या लिखेंगे? 2 3 इपॉक्सी, या 5 कार्बन पेंटेन। तो इस तरह से इपॉक्सी का नाम लिखा जाएगा। तो ये आपका इपॉक्सी का नाम लिखने का तरीका है। बोलिए, इसमें दिक्कत है? नहीं, तो इस तरह से इपॉक्सी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर पढ़ लिए, ईथर का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ लिए। बोलिए, जो दिक्कत है? बहुत आसान तो है। एक्चुअली ऐसे ही पढ़ाया जाए ना तो बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट जाता है। कैसे हुआ? एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एगो दे दीजिए, एगो दे दीजिए, और दे दे के निकल जाए। देखिए नोमेनक्लेचर खत्म, नहीं खत्म हो गया? बात समझ में आ रहा है? ऐसे पढ़ाने पर बहुत जल्दी से। अब होता क्या है, एक्चुअल कहने का मतलब है कि बच्चों से कब बनेगा। नहीं कि आप कुछ बनाइए, फिर कुछ जिस जिस टाइप का भारी आता है उस टाइप का बनाइए, फिर कुछ एग्जाम्पल दीजिए, कुछ बनवाइए, फिर कुछ होमवर्क दीजिए, फिर उसको चेक कीजिए, तब जाके एक्चुअली नोमेनक्लेचर खत्म हुआ। नहीं, ऐसे तो हुआ कि हम खत्म कर दिए। समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा भी लगता है, ध्यान रखना है। नहीं, क्योंकि आसान आसान बनवा दीजिए तो आसान भी लगता है, ठीक लगता है, लेकिन ईथर का नोमेनक्लेचर ढंग से पढ़ाया गया है, बस मेरा है। तो उसको आप एक बार देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके ही जल्दी जल्दी उसको देख लीजिए। एक बार देख लीजिएगा ना, आपका सारा उसमें हम डील कर दिए हैं बढ़िया से, ठीक है। हम इसीलिए कहे थे कि नोमेनक्लेचर वाला क्लास कम से कम कर लीजिए सब, बस में नोमेनक्लेचर वाला क्लास कर लीजिएगा तो आपको फायदा होगा। अब नोमेनक्लेचर वाले क्लास में हम लोग प्रैक्टिस शुरू किए हैं उसमें, बस में तो प्रैक्टिस करना आपके लिए उतना कोई जरूरी है नहीं। नहीं, टाइम मिलेगा तो देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा कोई जरूरी नहीं है। नहीं, जैसे 11th वाले बच्चों को हम रेगुलर, अब ऑनलाइन लोग का रेगुलर 8 बजे 9 बजे उनका क्लास स्टार्ट करा के, और उनका रेगुलर उनको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन दे रहे हैं नोमेनक्लेचर पे। नहीं, उसी का हम डील कर लेते हैं, डिस्कस, बस में रहे कि बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, दूसरों से डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह उनका ये प्रैक्टिस हो गया। नहीं तो रोज कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो पीटी चल रहा है तो पीटी का ही कुछ क्वेश्चन डाल दिए, नहीं कि भाई पीटी का बनाओ और रात को डील कर लेंगे, तो 5 ही क्वेश्चन, 6 ही क्वेश्चन। नहीं तो इससे हुआ क्या कि बच्चा भूलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रिवाइज करता रहेगा। और बहुत गधा है कि उसमें भी नहीं जुड़ेगा, बहुत गधा है कि क्वेश्चन भेज दिए, इनका कोनो काम धाम तो है नहीं। नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो आपका कौन काम धाम है? अभी तो यही काम है ना भाई, तो यही काम है, तो इस पर जितना टाइम दे सकते हो उतना दीजिए, बस में आ रहा है, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट से को पढ़िए। चलिए, तो इतना में दिक्कत नहीं ना है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी देखिए लीजिए। देखा जाए ईथर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, बताइए, एकदम आसान सा चीज है। जैसे मान लीजिए कुछ सबसे छोटा सा ईथर ले लीजिए, ले लिए, ये बॉन्ड क्या है? इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो? 6 गो। 6 गो में यूज कयो किया है?
बचा कएगो? चलिए, तो सिग्मा बॉन्ड कएगो है इस ऑक्सीजन के पास? सिग्मा बॉन्ड कएगो? दूगो, एगो एगो दूगो। दिख रहा है ना? बहुत है कि इंतजार कर सकता है कार्य ने कएगो है। नहीं दिख रहा है इसमें। एक इधर है, एक इधर है, तो ही है ना भाई। नहीं, अब बहुत है कि एकदम भटभटाई रहेगा कार्य ने। अब दूगो दिखता है, कहीं कोई कोई चारों को बोलते हैं। नहीं। चलिए, यहाँ पर लोन पेयर कएगो है? दो गो। इन दोनों को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन पेयर आता है। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर चार आए, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। तो ईथर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन होता है sp3। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल, जिसको हिंदी में आप चतुष्फलकीय कहते हैं। चतुष्फलकीय कहा जाता है। और इसका शेप जो आता है वो आता है वी शेप। क्या आता है? वी शेप। जैसे स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि लोन पेयर भी दिखाइए और बॉन्ड पेयर भी दिखाइए। तो लोन पेयर दिखाइए ऐसे, ध्यान रखना है, ठीक है? लोन पेयर दिखा दीजिए ऑर्बिटल में ऐसे, और एक CH3 आप यहां दिखा दीजिए और एक CH3 आप यहां दिखा दीजिए। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसको आप सबको डॉट डॉट से मिलाइएगा ना तो लगभग टेट्राहेड्रल फॉर्म में ये दिखाई देता है। बस में आ रहा है? तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है। और जब शेप खींचना होता है तो बस लोन पेयर को उड़ा दो, बाकी जो बॉन्ड वाला है उसको लिख दो। तो आप उसको जब लिखोगे CH3 और CH3 तो ये किस शेप में आ जाएगा? वी शेप में आ जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है इसमें कंफर्म होता है कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। बट लेकिन ध्यान रखना है, ईथर के केस में यहां पर बॉन्ड एंगल 111.7 आता है। कितना आता है? 111.7 बॉन्ड एंगल होना चाहिए नियम के अनुसार 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन बॉन्ड एंगल होता कितना है? 111.7। बॉन्ड एंगल बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो कैसे बढ़ा? देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन दिख रहा है, इसके बगल में इधर भी कार्बन होगा, इधर भी क्या होगा? कार्बन होगा। नहीं, क्या ईथर में इधर हाइड्रोजन लगा सकते हैं? नहीं, दोनों तरफ कार्बन चेन ही होगा। तो अगर इसको ध्यान देखिए तो ये ऐसे थोड़े होता है, ये तो ऐसे होता है। ओ सी पर ही जो H है तो थोड़े ना CH3 के फॉर्म में रहता है, तो सब बॉन्ड बनाए रहता है ऐसे। फिर यहाँ पर लिखिए C, यहाँ पर लिखिए H, यहाँ पर लिखिए H, यहाँ पर लिखिए H, लिखिएगा? नहीं। तो इस मिथाइल का एक हाइड्रोजन इस मिथाइल का एक हाइड्रोजन आपस में टकराते रहते हैं। नहीं, तो इनके बीच में बार बार टकराव होता है। इस टकराव को कम करने के लिए ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को फैला देता है। तो बॉन्ड को जैसे ही फैलाएगा बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, 111.7 डिग्री हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? इतना में दिक्कत? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। चलिए